Jai Hind and welcome to the new lecture on chapter 3 which is money and credit. चैप्टर 2 में हमने बात करी थी द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आज वैसा ही एक ब्यूटीफुल टॉपिक है जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। मनी से क्या समझ में आ रहा है, क्यों इम्पोर्टेंट है मनी? इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस है वो मनी के थ्रू होते हैं। हमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है, परचेज करनी है, प्रोक्योर करनी है तो उसके लिए मनी चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन कैरी आउट करना है उसके लिए पैसे चाहिए, है ना। हम मार्केट जाते हैं, हम पैसे देते हैं, रिटर्न में हमें गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिलती है। तो कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर आइटम तुम्हें खरीदनी है तो उसके लिए मनी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना तुम तुम्हारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस कैरी आउट नहीं कर सकते। बट ये मनी एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे हुआ? क्या ये मनी जैसी चीज पहले भी ऐसी सेम वे में कैरी आउट होती थी, ऐसी ट्रांजैक्शंस कैरी आउट होते थे, या फिर कैसे सिस्टम, मनी का जो रोल है वो कैसे इम्पोर्टेंट बना ये सिस्टम में, ये इकोनॉमिक्स के लिए? वो चीज आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इमेजिन करो, आज से करीबन चले जाते हैं करीबन थाउजेंड ईयर बैक। क्या आपको लगता है जो अभी करेंसी हम यूज कर रहे हैं सेम करेंसी हम उस टाइम पे भी यूज करते होंगे? अभी जो हमारे पास 10 रुपी नोट है, 200 रुपी नोट है, 500 रुपी नोट है, क्या लगता है कि ये सेम मनी जो करेंसी हमारे पास है वो हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते होंगे? तो आंसर इज नो। पहले मनी जैसी चीजें नहीं थी। पहले अगर बात करें तो एक सिस्टम था जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। अब ये सिस्टम में क्या होता है, दो इंडिविजुअल है, जैसे कि इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी। ठीक है, इंडिविजुअल ए के पास वीट है, इंडिविजुअल बी के पास शूज है। ठीक है, इंडिविजुअल ए को शूज चाहिए, ठीक है, तो वो बी के पास जाएगा और उसे शूज लेगा और रिटर्न में क्या बोलेगा कि मैं तुमसे शूज ले रहा हूं, रिटर्न में आप मेरे वीट ले लो। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, दोनों ऐसे ही ट्रांजैक्शन कैरी आउट करेंगे, यहाँ पे पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम, जहां पे कॉमोडिटीज एक्सचेंज होती थी। ठीक है, वहां पे मनी का रोल नहीं था, यहाँ पे कॉमोडिटीज एक्सचेंज होती थी। बट इमेजिन करो कि कॉमोडिटीज एक्सचेंज करने में कितने सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे। जैसे कि सपोज पर्सन ए को शूज चाहिए, बट जो पर्सन बी है वो विलिंगनेस उसकी है नहीं, वो चाहता नहीं है अपने शूज देना, उसको तो राइस चाहिए। ये पर्सन बी को तो राइस चाहिए, तो क्या ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर पाएंगे? द आंसर इज नो। क्योंकि पर्सन ए के पास वीट है और उसको शूज चाहिए, और जिसके पास शूज है उसको वीट नहीं चाहिए, उसको राइस चाहिए। तो यहाँ पे मिसमैच हो जाता था और ऐसे ट्रांजैक्शंस कैरी आउट नहीं हो सकते। क्योंकि जब दोनों पर्सन की विलिंगनेस होगी, दोनों पार्टीज जो भी इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में, अगर वो उनकी सहमति होगी कि हाँ ठीक है, मुझे वीट चाहिए, मुझे शूज देने हैं, और मुझे शूज चाहिए, मुझे वेट देने हैं, अगर ये चीज पॉसिबल हो पाती तो ही ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट होगा, सीधी सी बात है। और अगर सपोज विलिंगनेस एक पार्टी की भी नहीं हुई तो ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट नहीं हो पाता था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम का एक ये था, जिसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मीन्स ये दोनों पार्टीज, दोनों साइड से दोनों पार्टीज की विलिंगनेस होनी चाहिए, दोनों पार्टी सेम चीज को एक्सचेंज करने के लिए रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम होता था। दूसरा प्रॉब्लम एक ये भी होता था बार्टर सिस्टम में कि सपोज व्हीट और शूज की बात ले लेते हैं, अगर इसको एक्सचेंज करना है
तो मैं कितने वीट के बदले कितने शूज मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे कोई एमआरपी तो थी नहीं। जैसे आज के प्रोडक्ट्स में हम, जैसे हमें पता रहता है कि चिप्स 10 रुपीज़ की मिलती है, बिस्किट्स हमें 20 रुपीज़ के मिल जाते हैं। तो आज के टाइम पे हमें सारी चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की एमआरपी पता है। तो उस बेसिस पे क्या होता है कि हम मनी उतने ही पैसे देते हैं और चीज़ें, हम जो भी ट्रांजैक्शन है चीज़ों के लिए हम कैरी आउट कर सकते हैं। बट उस टाइम पे ऐसा कोई मेजरमेंट था नहीं, तो कितने वीट के बदले कितने शूज दिए जाएंगे, इसकी वजह से हमेशा क्लैशेस होते थे। जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करने हैं तो किसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है वो कैसे नापेंगे, और कितनी चीजों के बदले कितना देना पड़ेगा एक्सचेंज में, वो उसका कोई प्रॉपर रेशियो था नहीं। उसकी वजह से भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता था। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि एक इंडिविजुअल है, उसके पास हॉर्स है, ठीक है, और एक इंडिविजुअल के पास शुगर है, ठीक है। अब एक जो भी हॉर्स ओनर है उसको शुगर चाहिए, ठीक है, और शुगर वाले को हॉर्स चाहिए, ठीक है, वो एक्सचेंज करने के लिए रेडी है। बट थोड़ी सी शुगर के बदले एक पूरा हॉर्स कैसे दे सकते हैं? शुगर की एमआरपी देखी जाए या फिर शुगर की कॉस्ट देखी जाए तो वो बहुत कम होगी, तो मैं मेरे हॉर्स के पीसीस तो नहीं कर सकती। इज इट पॉसिबल कि हॉर्स के टुकड़े करके हम शुगर वाले को दे दें और फिर उससे शुगर ले लें? ये तो ट्रांजैक्शन हो नहीं पाएगा। तो जो गुड्स सर्विसेज है, अगर उसमें ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो ये ट्रांजैक्शन कैसे कैरी आउट करेंगे, या फिर कोई लाइफ स्टॉक इन्वॉल्व है तो ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट कैसे होगा? क्योंकि शुगर के बदले हम हॉर्स को काट के तो नहीं दे सकते। तो ऐसी चीजें की वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो गया। इसीलिए इसीलिए मनी की जरूरत पड़ी, और मनी एक मीडियम, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। इसीलिए पूरी स्टोरी से आपको समझ में आया कि मनी कैसे आया एग्जिस्टेंस में, क्यों मनी की जरूरत पड़ी, क्यों लोग खाली अपनी लाइक चीजों से ही, कॉमोडिटीज से ही अपना ट्रांजैक्शन कैरी आउट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है मनी के लिए, तो वो है मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों? क्योंकि कहीं भी मनी को लेके जाओ, एनीवेयर, उसको पैसे कहीं भी दोगे तो उसके बदले तुम्हें गुड्स भी या फिर सर्विसेज मिलेगी ही, क्योंकि वो रिजेक्ट कोई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पैसे है, वो कहीं भी एक्सेप्टेबल है। और मनी ब्रीच की तरह काम करता है, जिस जो बायर है और जो सेलर है उसके बीच ब्रीच की तरह काम करता है, क्योंकि वो लोग अपने जो बायर एंड सेलर है अपने ट्रांजैक्शंस इजीली कैरी आउट कर सकते हैं, कोई भी कमोडिटी हो चाहे, ठीक है। इसीलिए मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक ब्रिज है एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। अब आपको मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पता होंगे शायद, जो भी आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होंगे, बट उससे पहले आपने हिस्ट्री में बहुत सारी डायनेस्टीज पढ़ी होगी, जैसे मौर्य डायनेस्टी पढ़ी होगी, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी होगी, है ना। ये काफी सारी डायनेस्टीज हमने पढ़ी होगी, तुगलक डायनेस्टी मेडिवल पीरियड में पढ़ी होगी, ठीक है। ये बहुत सारी डायनेस्टीज हैं जो पहले हुआ करती थी, ठीक है। और डायनेस्टीज क्या करती थी, अपने किंग के, जो फेमस किंग है उनके, या फिर क्वीन है, या फिर उनके डाइटीज है जो भगवान को पूज रहे, उनके पंच्ड मार्क कॉइन्स को उस टाइम पे इश्यू करते थे। जैसे गुप्ता पीरियड में वो उनके फेमस राजा थे, किंग थे, उनके उन्होंने करे हैं, ठीक है। सब अपने अपनी राइटिंग्स की, कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स होगी उनके, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के कॉइन्स इशू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे काफी सारी डायनेस्टीज थी जो अपने अपने कॉइन्स इशू करती थी। यस, तो काफी सारी डायनेस्टीज थी वो अपने अपने कॉइन्स को इशू कर रही थी, ठीक है। और उस टाइम पे जो इशू करते थे ना, वो जनरली गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, कॉपर कॉइन्स थे। बट ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। आपको पता है गोल्ड की वैल्यू कितनी ज्यादा है, सिल्वर की वैल्यू कितनी बढ़ गई है, कॉपर की, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर इमेजिन करो हमारा जो ये एट प्रेजेंट जो मॉडर्न कॉइन है,
अगर ये गोल्ड का होता, खाली 1 रुपी कॉइन ही है, उसकी वैल्यू तुम उसको एक्सचेंज करोगे तुम्हें 1 रुपी की आइटम मिलेगी, 1 रुपी की चॉकलेट या फिर कुछ भी मिलेगा आपको, बट वो गोल्ड का है। इज इट पॉसिबल आज के टाइम में कि गोल्ड कॉइन्स बनाए 1 रुपी के, 2 रुपी के? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड अभी बहुत ज्यादा, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है मार्केट में, है ना। और वैसे जो भी पहले जो मेटल्स हुआ करते थे उसके कॉइन्स बनाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी क्या क्या है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, जो पेपर नोट्स आप लोग यूज कर रहे हो, जो कॉइन्स आप लोग यूज कर रहे हो, ये सारा पार्ट है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का। जैसे कि 2 रुपी नोट अभी शायद इतना यूज में है नहीं, और काफी लोग के पास, मे बी आपके पेरेंट्स के पास पड़ा हो पहले का। 5 रुपी नोट है, 10 रुपी नोट है, 100 रुपी नोट है, 20 रुपी नोट है, 500 रुपी नोट है। तो ये सारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि ये आप जहां पे भी जाओगे, आप अगर इसको एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, आप उसको दे रहे हो, कोई भी पार्टी को दे रहे हो, तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, ठीक है। कॉइन्स है, जैसे कि आपके पास 1 रुपी कॉइन होगा, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी कॉइन, ठीक है। ये सारे भी जितने भी कॉइन्स है, ये भी एक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। इसको भी आप जाके एक्सचेंज कर सकते हो, उसके बदले आप चीजें खरीद सकते हो, जो भी वो वैल्यू में आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी या फिर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। उसके अलावा आपका आपका शायद अभी आप छोटे होंगे तो आपका बैंक अकाउंट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट होता है तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स डिपॉजिट करके रखते हैं, ठीक है। डिपॉजिट करते हैं, पैसे सेविंग्स अकाउंट में डालेंगे या फिर फिक्स डिपॉजिट, जो परमानेंटली मतलब कुछ ईयर के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, जैसे उन्होंने फिक्स डिपॉजिट करा है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अकाउंट बैंक में खोला है, तो उसमें से भी अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, आपके पेरेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं, है ना, वो आपका पैसा वहां पे बैंक में सेफ है ना, तो उसमें से भी अब आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो। तो वो एक टाइप का भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो गया, कि वो भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने के लिए आप बैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में कैश ही हो, आप बैंक के ट्रांजैक्शन, अभी जैसे ये यूपीआई का जमाना है, जिसमें आप पेटीएम, जीपे, है ना, ये काफी सारे एप्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रांजैक्शंस, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस कैरी कर सकते हो। आपको कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी सारे अभी अभी आप लोग को शायद आइडिया होगा, तो अभी जो भी एप्स है, जो जहाँ से आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग वाले एप्स है, जैसे अमेजोन है ना, शायद जोमेटो वगैरह ले लो, स्विगी वगैरह ले लो, तो यहाँ पे भी ऑप्शन रहते हैं कि यहाँ पे तुम लाइक पैसे ऐड कर सकते हो, मनी ऐड कर सकते हो, उसका अकाउंट होता है जिसमें तुम मनी ऐड करके रख सकते हो। और एनी टाइम अगर आप उसमें से मतलब वो ऐप से परचेज कर रहे हो ना, तो वो मनी को डायरेक्टली यूज कर लो उसी में। मतलब ये एप्स वाले ही सर्विसेज दे रहे हैं ऐसी। अमेजोन पे अकाउंट, है ना, कि अमेजोन से ही तुम डायरेक्टली पेमेंट कर दो। तो ये सारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है। होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोग को। एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, कि जब भी आप इंटरेस्टेड हो अपने अपने अकाउंट से विड्रॉ करने में, आपको कोई भी सर्कमस्टेंसेस के लिए अगर पैसे चाहिए, ठीक है, अर्जेंट है, कुछ भी है, कोई भी काम है, कोई भी पर्पस के लिए, तो आप अपने बैंक अकाउंट से वो मनी विड्रॉ कर सकते हो। डिमांड पे, अपनी डिमांड पे अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ कर सकते हो, उसको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है चेक पेमेंट्स। चेक पेमेंट्स भी एक टाइप का मॉडर्न मनी है, जिसमें इमेजिन करो, मैं पर्सन, जैसे ए समझ लो, मैं पर्सन ए हूं, ठीक है, और मुझे मेरे घर के लिए लेना है टीवी सेट, ठीक है। अब ये टीवी सेट है करीबन 1,21,000 का, ठीक है, और मैं ये टीवी सेट खरीदने जा रही हूँ, मेरे पास कैश में हाल में खाली 71,000 रुपीज है, ठीक है। 71,000 रुपीज है, तो मैं क्या करती हूँ कि 71,000 जो शॉपकीपर है टीवी सेट का, उसको 71,000 कैश दे देती हूँ, और उसके नाम पे 50,000 का चेक लिख देती हूँ। चेक क्या है, चेक बेसिकली मेरे बैंक अकाउंट से
मैं मेरे बैंक को परमिशन दे रही हूँ कि आप 50,000 रुपीज जो भी ये शॉपकीपर है टीवी सेट वाला, उसको आप 50,000 मेरे अकाउंट से पे कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो भी है शॉपकीपर के नाम पे एक चेक बनाऊंगी मैं, जो मेरे बैंक अकाउंट का होगा, जिस अकाउंट जो भी बैंक में मेरा अकाउंट है। ठीक है, वो शॉपकीपर का नाम लिखूंगी। ठीक है, अमाउंट लिखूंगी 50,000 ओनली। ठीक है, 50,000। ठीक है, ऐसा लिखूंगी। इसको मैं फिगर्स में लिख दिया, वर्ड्स में भी लिखना है, ये वर्ड्स में लिख दिया, फिगर्स में भी लिखना है, तो यहाँ पे ऐसे 50,000 लिख दूंगी। डेट लिख दूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं साइन कर दूंगी ये जगह पे। तो ये बेसिकली ये पर्सन जो शॉपकीपर है, ये चेक उसके नाम पे है, और ये शॉपकीपर जो भी शॉपकीपर है ये मेरे बैंक पे जाएगा। जैसे समझ लो मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो ये जो भी पर्सन है शॉपकीपर, वो एसबीआई जाएगा, एसबीआई बैंक जाएगा। ठीक है, वहां पे ये चेक देगा, और एसबीआई वो शॉपकीपर को 50,000 रुपीज पे कर देंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब अगर मेरे पास पैसे कैश में अवेलेबल नहीं है, मनी मेरे पास कैश में अवेलेबल नहीं है, तो मैं मेरे बैंक अकाउंट से भी, बैंक अकाउंट का जो भी बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक का मैं चेक लिख सकती हूँ, वो पर्सन को दे सकती हूँ जो भी अमाउंट मुझे पे करनी है, और वो पर्सन मेरे बैंक अकाउंट जाके वहां पे वो चेक सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद वहां से वो बैंक वेरीफाई करेंगे, अच्छा ये चेक मेरा ही है, मैंने ही साइन करा है। वेरीफाई करने के बाद वो बैंक उसको, वो शॉपकीपर को पैसे मेरे अकाउंट से दे देगी। तो ये भी एक इजी प्रोसेस है। इसमें मुझे क्या है कि मुझे खुद को जाके माथा पीछी नहीं करनी पड़ेगी कि जाके मुझे बैंक अकाउंट, मुझे जाके वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर मैं वो वापस शॉपकीपर के पास जाऊं। रादर मैं शॉपकीपर को देके मैं वहां से निकल जाऊंगी। समझ आया? तो ये प्रोसेस, इसको भी हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बोल सकते हैं। लाइक ये एक प्रॉपर चेक है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट होती है। ये चेक था प्रेम कुमार के नाम पे, प्रेम कुमार जा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। ठीक है, यहाँ पे जिसने भी ये चेक लिखा है, जैसे मिस्टर सलीम ने लिखा है, तो ये सलीम ने प्रेम कुमार के नाम पे लिखा है, तो ये प्रेम कुमार जा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां से 57,000 का चेक है, और ये चेक 57,000 का है, तो प्रेम कुमार को 57,000 मेरे बैंक वाले दे देंगे, मेरे मतलब सलीम के अकाउंट से। होपफुली यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, the modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of modern banking system, जैसे कि हमने देखा। ठीक है, कैसे ये चीजें वर्क करती है। तो ये सारी चीजें, जो करेंसी आपके पास है, जो नोट्स है आपके पास, या फिर जो कॉइन्स है, या फिर आपका बैंक अकाउंट में पैसा है जिसको, या फिर चेक में आप चेक के तरीके से ट्रांजेक्शन कैरी आउट कर रहे हो, ये सब पार्ट है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का। ठीक है, इसके अलावा हाउ डू बैंकिंग एक्टिविटीज वर्क, जो बैंक है उसकी एक्टिविटीज कैसे वर्क होती है। ठीक है, इमेजिन करो बैंक के कस्टमर्स या फिर डिपॉजिटर्स, ये डिपॉजिटर्स हैं, इन्होंने 1,000 बैंक में डिपॉजिट करा, बैंक के पास आ गए 1,000 रुपीज। बैंक उसमें से 900 रुपीज लोन की तरह दे देता है टू द, ठीक है, लोन की तरह फिर एज अ क्रेडिट दे देता है। ठीक है, बोरोवर्स को। ठीक है, ऐसे बैंकिंग सिस्टम वर्क करती है कि डिपॉजिटर्स अपना कुछ अमाउंट, जो सेविंग्स की तरह, आपके पेरेंट्स भी होंगे वो सेविंग्स करते होंगे, तो वो सेविंग्स करके, वो डिपॉजिटर्स है, वो क्या करते हैं कि सेफ, ये अपने जो भी उनके पास अमाउंट है 1,000 रुपीज, वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। फिर बैंक उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेते हैं, और बाकी के पैसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि 900 रुपीज लोन की तरह दे देते हैं। बैंक भी लोन देती है, आपको पता होगा, जैसे आपके पेरेंट्स ने मे बी लोन लेके रखा होगा, व्हीकल पे लोन लेके रखा होगा, या फिर आपके जो, आप जो घर में रह रहे हो हाउस के लिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी के लिए लोन लेके रखा होगा, है ना। तो वो लोन आपको बैंक देता है। तो वो बैंक कहाँ से लोन दे रहा है? डिपॉजिटर्स के मनी से। अब मुझे ये बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? बैंक है, बैंक के पास 1,000 रुपीज है, वो तो समझ में आ रहा है, बट बैंक के पास 1,000 होने के बावजूद भी
वो खाली 900 रुपीज ही लोन की तरह क्यों दे रहा है? वो 100 रुपीज, यहाँ पे जो 100 रुपीज है वो क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा डाउट नहीं आ रहा आप लोग को कि ऐसा पॉसिबल कैसे है कि बैंक वाले खाली 1000 होने के बावजूद भी खाली 900 रुपीज ही क्रेडिट पे दे रहे हैं या फिर लोन पे दे रहे हैं, और 100 रुपीज अपने पास क्यों रख रहे हैं? वो चाहते तो ये 100 रुपीज भी तो दे सकते हैं ना, वो क्यों नहीं दे रहे? क्या रीजन है, सोचो। ओके, लेट मी टेल यू। वो 100 रुपीज इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये मनी वो लोग रिजर्व करके रख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिजर्व मनी। ये रिजर्व मनी इसीलिए क्योंकि अगर बैंक के पास जो भी ये पैसा जो भी बैंक दे रही है 900 रुपीज टू द बोरोवर्स, ठीक है, ये जो 900 रुपीज दे रही है वो किसके हेल्प से दे रही है? जो 900 रुपीज दे रही है वो बोरोवर्स बोरोवर्स का मनी नहीं है, वो डिपॉजिटर्स का मनी है, जो लोग ने पैसे दिए। तो अगर सारे पैसे बैंक, जैसे 900 रुपीज है, ठीक है, अगर प्लस 100 रुपीज भी समझ लो कि 100 रुपीज भी ऐड करके वो बोरोवर्स को दे रही है, तो सारे पैसे अगर वो बोरोवर्स को दे रही है तो डिपॉजिटर्स अपने पैसे कभी भी विड्रॉ करने आ सकते हैं। तो ऐसे केस में सारे डिपॉजिटर्स साथ में तो नहीं आते, डे टू डे सारे डिपॉजिटर्स ऐसे नहीं होते कि जितने भी लोग बैंक में अपने पैसे जमा कर रहे सबके सब साथ में पैसे निकालने आ जाए। कोई कोई डिपॉजिटर्स को कभी भी मनी की नीड हो सकती है और वो आके पैसे उसमें से निकाल सकता है। तो अगर बैंक सारे ही पैसे 1000 रुपीज अगर वो पूरा लोन की तरह दे दे तो बैंक के पास कुछ बचेगा नहीं, और डिपॉजिटर का मनी है ना, डिपॉजिटर्स का मनी है, तो बैंक कभी भी डिपॉजिटर्स को ना नहीं बोल सकती कि हम आपके पैसे अभी नहीं दे सकते, हमारे पास अभी मनी नहीं है, आप बाद में आना लेने के लिए। बैंक कैन नॉट डू दैट, राइट? तो बैंक ऐसे केस में क्या करते हैं, कुछ कुछ मनी जो भी टोटल अमाउंट उनके पास होते हैं, डिपॉजिटर्स के जो भी मनी होते हैं, डिपॉजिट्स होती है, उसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व की तरह रख लेता है ताकि वो अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, बैंक के भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, जो डिपॉजिटर्स आके ले रहे हैं, मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं, वापस विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनको जो डिपॉजिटर्स को उनका मनी कभी भी वापस चाहिए तो वो दे सके, इसीलिए वो रिजर्व मनी रखते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये बैंकिंग जो प्रोसेस है उसमें बैंक के पैसे बैंक अर्न कहां से करते हैं? ये जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे बैंक कैसे अर्न कर रहा है मुझे वो बताओ। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। ये जो टोटल जो ये कंप्लीट प्रोसेस देखा आपने, बैंक इसमें अर्न करता है बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पहली बात मुझे ये बताओ, आप क्या समझते हो जब बैंक में हमने डिपॉजिट्स करे, जो भी डिपॉजिटर्स के मनी बैंक के पास है, तो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को कि भाई तुमने हमारे पैसे सेफ रखे तो वी विल गिव यू सम फीस। आपने हमारे पैसे सेफ रखे, आपने हमारी मदद करी हमारे पैसे सेफ रखने में, तो डिपॉजिटर्स यहाँ पे फीस पे करते हैं या फिर बैंक इनको डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करता है? मुझे ये बताओ, क्या समझ रहा है, समझ आ रहा है आप लोग को? यस, बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करेगा। जो भी अमाउंट 1000 रुपीज है तो बैंक इंटरेस्ट पे करेगा टू द डिपॉजिटर्स। क्यों? क्योंकि ये जितना भी पैसा है जो लोन की तरह दे रहे, तो वो किसका पैसा है? डिपॉजिटर्स का पैसा। और डिपॉजिटर्स का पैसा जो भी है वो बैंक इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, आपको लोन का तो पता ही होगा, जब भी बैंक लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करता है फ्रॉम द बोरोवर्स। ठीक है, ये इंटरेस्ट जाता है बोरोवर्स के पास से बैंक के पास। तो ये जब भी बैंक ऐसी प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो समझ लो कि बैंक 20% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है फ्रॉम द बोरोवर्स। तो 900 का 20% हो गया कितना? 180। ठीक है, 180 रुपीज हो गया, ये है बैंक के पास जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ठीक है,
और बैंक रिटर्न में जो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देगा कि उनका क्योंकि पैसा घुमा रहा है और पैसा यूज कर रहा है लोन को देने के लिए, ठीक है, तो वो लोन पे सपोज वो दे रहा है 10% टू द डिपॉजिटर्स, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिटर्स को देता है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोवर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे सब 10% हो गया 1000 का, वो होता है 100 रुपीज, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट गिवन, तो 180 माइनस 100 रुपीज विच इज 80 रुपीज। जो ये 80 रुपीज क्या हो गया, बैंक का प्रॉफिट। तो ये बैंकिंग सिस्टम में बैंक ऐसे वर्क करती है और ऐसे पैसे कमाती है। डिपॉजिटर का मनी पहले लेती है, अपने पास कुछ रिजर्व रख लेती है, उसमें से रिजर्व रखने के बाद उसमें से जो भी अमाउंट उसके पास होता है वो लोन की तरह देती है, उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। जैसे 180 रुपीज उसको रिसीव हुए इंटरेस्ट के, माइनस जो उनको डिपॉजिटर्स को पे करना जो है 100 रुपीज, और जो बीच में बच जाता है अमाउंट वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो दिस इज हाउ बैंकिंग सिस्टम वर्क्स। तो बैंक ऐसे लोन एक्टिविटी, बैंक की जो भी लोन एक्टिविटीज है ऐसे ही वर्क करती है। तो क्या हो गया, जो भी हमने चीज समझी वो कैसे थी, पीपल अपने डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, पीपल ने अपने डिपॉजिट्स कर दिए, डिपॉजिट करने के बाद कहाँ पे वो पैसा गया, बैंक के पास, बैंक ने वो पैसे कहाँ पे, वहां से कुछ रिजर्व रख लिया अपने पास, ठीक है, रिजर्व रखने के बाद उन्होंने लोन की तरह दे दिया बोरोवर्स को, उस पे क्या हुआ, उन लोग को क्या रिटर्न में मिला, पीपल रीपे द लोन विथ इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, वो उसमें से इंटरेस्ट में से जो भी इंटरेस्ट उनको देना है टू द बोरोवर्स वो उनको वापस दे देंगे, और बीच में जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास बच गया वो है उनका प्रॉफिट। तो ये इनका बैंकिंग सिस्टम ऐसे वर्क करता है। होपफुली यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। जो ये सेकंड चीज है, सेकंड आपके बुक में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है विच इज टू डिफरिंग क्रेडिट सिचुएशंस, ये हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक ये जो भी चीज मैंने पढ़ाई है उसको रिवाइज करें, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।